हेलो स्टूडेंट्स, समक्ष एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अपन पढ़ रहे हैं मध्यकालीन हिस्ट्री का ही पाठ कहेंगे। जैसे कि अपन मुगल वंश का अंत कर चुके हैं, इसके बाद मराठाओं को मध्यकालीन हिस्ट्री का पाठ ही माना जाता है, क्योंकि इसको मध्यकालीन हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, ऐसा कहा जा सकता है। वैसे मध्यकालीन हिस्ट्री को मुगल वंश का अंत तक ही महत्व दिए जाते हैं, पर मराठाओं को भी उसी में एक हिस्सा देकर पढ़ाया जाता है। मराठाओं के बाद पेशवा और उसके बाद अपन आधुनिक हिस्ट्री शुरू करते हैं 1857 के बाद। वैसे 1857 तक मुगल काल का अंत हुआ। जैसे अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को दिल्ली से निकाल दिया गया और वहां से अंग्रेजों का उस पर कब्जा हो गया, और उसके बाद 1857 की क्रांति कहीं ना कहीं आधुनिक मुगल काल में शामिल होती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह जो सारी चीजें आ चुकी थी, पर अपन उसके बीच में अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन मराठा पढ़ते हैं। और मराठाओं को मध्यकालीन हिस्ट्री का पार्ट इसलिए माना जा सकता है क्योंकि 1857 के पहले ही अपन इसको पढ़ रहे हैं, और 1857 के बाद मध्यकालीन हिस्ट्री का जो मतलब आधुनिक हिस्ट्री की तरफ अपन चलते हैं, और मुगल वंश का जब तक समापन होता है तो वही चीज वहां तक आ जाती है। इसीलिए इसको मध्यकालीन हिस्ट्री का एक पार्ट मानते हुए शुरू करते हैं आज एक नई स्लाइड और नई क्लास के थ्रू। आई होप आपको पहले के सभी वीडियो मिले हैं। मध्यकालीन हिस्ट्री में मैंने तुर्क वंश से लेकर मुगल काल तक अरबों का आना, और ये सारी चीजें अरबों से तुर्कों को और भी अलग अलग जो शासक आए उन सभी से लेकर मुगल वंश तक सारी वीडियो मैंने एक साथ पूरा पढ़ाया है, किसी शासक को छोड़ा नहीं है। और अपन आज चलते हैं मराठाओं को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, पूरा कवर करेंगे। इसके बाद अपन पेशवा पढ़ेंगे, और इसके बाद अपन फिर आधुनिक हिस्ट्री को 1857 जहां से मुगल वंश का अंत हुआ था वहां से आधुनिक हिस्ट्री का नाम देकर अपन आगे आधुनिक हिस्ट्री के तरीके से शुरुआत करेंगे। आज शुरू कर रहे हैं मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य में दो ही व्यक्ति सबसे ज्यादा फेमस माने जाते हैं, एक शिवाजी और दूसरा संभाजी। इन दोनों के बारे में मध्यकालीन हिस्ट्री में मराठाओं के बारे में मतलब मराठाओं का जो पार्ट है उसमें दो व्यक्तियों के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र किया जाता है। शिवाजी को लोग महाराष्ट्र साइड मतलब इधर शिवाजी को बहुत ज्यादा माना जाता है, जैसे पुणे साइड शिवाजी का वहां पर जन्म हुआ, उन्होंने वहां पर शासन किया, तो मराठाओं में शिवाजी को बहुत ज्यादा माना गया। पर शिवाजी ने अपनी जो नीतियों के कारण, अपनी जो उनकी राजनीतियां थी, उनके जो युद्ध थे, धार्मिक चीजों का सुधार था, वो एक चीज को लेकर शिवाजी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए मराठाओं में। और एक चीज और थी, उस समय मुगल काल चल रहा था, औरंगजेब का शासक चल रहा था। उस समय शिवाजी ने एक नई किरण के रूप में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, नए नए राज्यों की स्थापना की, नए नए साम्राज्यों का उदय किया, और उस समय अंग्रेज मतलब मुगलों की इतनी अच्छी सत्ता थी उसमें उभर कर आए। एक आशा की किरण के रूप में शिवाजी ने अपने आप को कह दिया कि हम स्वतंत्र हैं और अपने स्वतंत्र राज्य की हम स्थापना करेंगे। और उत्तरी मुगल काल में ऐसा कुछ ज्यादा रहा नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं मराठाओं में शिवाजी को या फिर मराठा को उदय बहुत अच्छी तरह से हुआ। आगे चल के मराठाओं ने कई युद्ध लड़े, कई किले जीते, कई नीतियां बनाई और अपना स्वतंत्र तरीके से शासन किया। शुरुआत करते हैं मराठा में पढ़ते हैं अपन शिवाजी, जिसको मराठाओं में सबसे फेमस माना जाता है, और ज्यादातर से क्वेश्चन शिवाजी से बनते हैं। अगर मराठा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो शिवाजी से एक आध क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि शिवाजी तो मराठा में सबसे ज्यादा फेमस थे और मराठाओं की स्थापना भी उन्होंने की थी। 1627 से 1680 तक शासन रहा, मतलब काफी अच्छा लंबा चौड़ा टाइम तक उन्होंने शासन रहा, और सारी नीतियों को उन्होंने मराठाओं के लिए खुद ही बनाया। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। मतलब 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की विघटन की प्रक्रिया पूरी तरह से प्रारंभ हो चुकी थी, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद ऐसा कोई शासक बचा नहीं था जो मुगल वंश में कट्टर तरीके से रहे या फिर अपनी सत्ता को आगे बढ़ा सके। उत्तर मुगल काल के शासक तो सिर्फ नाम मात्र के शासक थे और उन्होंने ऐसा ज्यादा कुछ किया नहीं, बस वंश का अंत हो रहा था, इसीलिए वो थोड़े थोड़े टाइम तक शासक बनाए गए नाम मात्र के तरीके से। तो 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही साथ देश में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना का जो सिलसिला आरंभ हुआ, उसमें राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य दक्कन का मराठा था। मतलब
जो सिलसिला मुगल साम्राज्य के अंत तक चला और जो 17वीं शताब्दी में जो सिलसिला आरंभ हुआ, मतलब मुगल साम्राज्य के अंत होने वाला था, और उस समय अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित करने का सिलसिला हर राज्य में जारी हो गया। मराठा अपने आप को स्वतंत्र कर रहे थे, पेशवा अपने आप को स्वतंत्र कर रहे थे, इधर काफी जो नवाब वगैरह थे हैदराबाद के, बाकी जब और चीजें थी, उन्होंने सबको अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित करने की प्रण ले लिया था कि हम अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित करेंगे और अपनी सत्ता को हम अपने हिसाब से चलाएंगे। तो उस सिलसिले में दक्कन राज्य में एक शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हुआ, उसको मराठा साम्राज्य कहा जाता है। तो दक्कन राज्य में मराठाओं का था सबसे शक्तिशाली सिलसिला, अगर किसी का रहा तो दक्कन साम्राज्य में मराठा का रहा, ये कहना चाहते हैं। मराठाओं के उत्कर्ष में, मराठाओं का जो उत्कर्ष क्षेत्र था, यानी मराठाओं का जो उत्कर्ष हो रहा था, मराठाओं के उत्कर्ष क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, औरंगजेब के हिंदू विरोधी नीति, मराठाओं का धर्म सुधार आंदोलन और शिवाजी के व्यापारिक एकता है। मतलब मराठाओं का उत्कर्ष, मतलब मराठाओं का उदय हो रहा था, और उस क्षेत्र में भौगोलिक दृष्टि से, मतलब उस क्षेत्र में भौगोलिक स्थिति से औरंगजेब के हिंदू विरोधी नीति के कारण, मतलब औरंगजेब ने हिंदू का विरोध किया। अपनी हिंदू विरोध नीतियों के कारण मराठा धर्म में सुधार आंदोलन, मतलब अपने उन्होंने हिंदू धर्म की नीतियों का या उनकी विरोधियों का औरंगजेब विरोध कर रहा था। जिससे मैंने बताया कई मंदिर तोड़े गए थे उसके शासन काल में, तो वो कहीं ना कहीं विरोध कर रहा था। और उसी धर्म सुधार के कारण या उसके विरोध को दबाने के कारण शिवाजी ने एक व्यक्तित्व में खास प्रभाव निभाया। ये व्यक्तित्व का एक प्रमुख भाग रहा किसका? मराठाओं में शिवाजी का। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी, जिनका जन्म 20 अप्रैल 1627 में पुणे के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। मतलब मराठा साम्राज्य की जो स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे शिवाजी, उनका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1627 में, और इनका जन्म हुआ था पुणे के निकट एक जगह है शिवनेर, और शिवनेर की दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शहाजी भोसले था। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। जीजाबाई को भी इतिहास में एक अलग महत्व जाना गया है, एक अलग नाम से माना जाता है। शिवाजी की सारी नेतृत्व नीतियां थी वो कहीं ना कहीं जीजाबाई के हाथ में थी। जीजाबाई ने शहाजी भोसले से अलग होकर और शिवाजी का पालन पोषण किया था। धर्म नीति, युद्ध नीति, व्यक्तित्व, व्यवहार, राजनीतिक तरीका और राजनीतिक करने की वृत्ति, ये माना जा सकता है कि उनके अंदर जो एक स्वतंत्र और की भावना थी वो कहीं ना कहीं जीजाबाई से आई थी। तो उनकी माँ जीजाबाई का उनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान था। तो उतना योगदान उनके पिता शहाजी का नहीं था, क्योंकि उन्होंने सारी चीजें जीजाबाई से सीखी थी। शिवाजी के पिता शहाजी भोसले बीजापुर के एक प्रभावशाली सरदार थे। जो उनके पिता थे वो बीजापुर के एक प्रभावशाली सरदार थे। शहाजी अपने द्वितीय पत्नी तुकोबाई महतो, मतलब जो शहाजी थे उनकी एक पत्नी और थी तुकोबाई महतो। तो ये तुकोबाई महतो के साथ रहते थे, और जीजाबाई शहाजी की दूसरी पत्नी थी, और उनके साथ शिवाजी रहते थे, और शिवाजी जीजाबाई के पुत्र थे। तो तुकोबाई महतो के साथ रहते थे, जिसके कारण जीजाबाई ने पुत्र शिवाजी के साथ जीवन का अधिकांश भाग एक परिव्यक्तित्व नारी की तरह बिताया। मतलब जीजाबाई ने शिवाजी के साथ अपने जीवन का अधिकांश भाग बिताया, और शहाजी से अलग रहकर एक परिव्यक्त नारी की तरह उन्होंने अपना जीवन बिताया, और शिवाजी को उन्होंने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका दी और उनको सारी चीजें धर्म के नीतियों के बारे में सिखाया। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माँ जीजाबाई का पड़ा। मतलब शिवाजी के व्यक्तित्व पर, मतलब उनके व्यक्तित्व पर, उनकी पर्सनैलिटी पर, उनके व्यवहार पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा वो किसका पड़ा? उनकी माँ जीजाबाई का पड़ा।
माँ के बाद शिवाजी अपने गुरु संरक्षक दादा कोणदेव से प्रभावित थे। शिवाजी अपनी माता के बाद अगर किसी के संरक्षण से प्रभावित थे, मतलब किसी की चीजों से प्रभावित थे, किसी की बात को समझते थे, तो वो थे उनके गुरु कोणदेव, जिनसे शिवाजी प्रभावित थे। अपनी माता के बाद अगर वो किसी को मानते थे तो वो अपने गुरु को मानते थे, जिन्होंने उन्हें युद्ध और धार्मिक नीतियों के बारे में सिखाया। शिवाजी के अध्यापक गुरु रामदास थे। शिवाजी के जो अध्यापक गुरु थे वो रामदास थे। मतलब ये कहा जा सकता है कि शिवाजी को जो युद्ध कला, आध्यात्मिक चीजें जो सिखाई थी वो उनके गुरु रामदास के द्वारा उनको सिखाई गई थी। उन्होंने उन्हें राष्ट्र प्रेम की भावना, देवता, ब्राह्मण तथा धर्म की रक्षा करने के प्रेरणा प्रदान की। मतलब उनके जो गुरु थे उन्होंने प्रेम की भावना, लोगों के प्रति स्नेह, धर्म को लेकर उन्होंने प्रतिष्ठा और देवी देवता, ब्राह्मणों और धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा दी। मतलब उन्होंने अपने धर्म की रक्षा, अपने देवी देवता और ब्राह्मणों के बारे में शिक्षा दी शिवाजी को, जो उनके आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, और उनका नाम है रामदास थे। मतलब संरक्षक जो थे वो गुरु थे उनके दादा कोणदेव से प्रभावित थे। मतलब वो उनके संरक्षक गुरु थे, जिन्होंने उनको काफी चीजें जिंदगी में सिखाई, व्यक्तित्व वगैरह, व्यवहार वगैरह, ऐसी चीजें उनको सिखाई। और जो भी इनके आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, दो गुरु माने जाते हैं, आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, वो उनको रामदास माना जाता है। 1637 में इन्हें पुनः की पैतृक जागीर प्राप्त हुई। 1637 में उनको पुनः की जो पैतृक जागीर थी, मतलब पुनः के जो वो वहां पर उनके पिता शासक कर रहे थे, और उनको 1637 में पुनः की पैतृक जागीर, मतलब उनके पिता की जागीर प्राप्त हुई, और आगे जाकर ये वहीं पर जाकर शासन करेंगे, वहां सिंहासन पर बैठेंगे। 1640 में 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह सईबाई निंबलकर के साथ हुआ, जिनका एक और विवाह सोहराबाई से हुआ। शिवाजी की दो शादियां हुई थी, एक हुई थी सईबाई निंबलकर और दूसरी शादी हुई थी सोहराबाई, जो इतिहास में दोनों को एक अलग महत्व से माना गया है, क्योंकि आगे चल के सईबाई निंबलकर के पुत्र गद्दी पर बैठेंगे, जिनको अपन आगे संभाजी में पढ़ेंगे, और सोहराबाई का पुत्र जो शिवाजी से पहले गद्दी पर बैठने वाले थे, पर वो किसी कारण गद्दी से बैठने में असफल रहे, और उसके बाद शिवाजी शासक बने। मतलब दोनों ही पत्नियों का इनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो इनकी पहली पत्नी का नाम था सईबाई निंबलकर और दूसरी पत्नी का नाम था सोहराबाई हुआ था। 1647 में दादा जी कोणदेव का निधन के पश्चात 1647 में दादा कोणदेव का निधन हो गया। निधन के पश्चात उन्हें पूर्णतः अपने जागीर का उत्तरदायित्व सवाल लिया। मतलब उनके दादा जो कोणदेव थे उनकी मृत्यु हो गई 1647 में, और उनकी मृत्यु होने के पश्चात शिवाजी ने अपनी जागीर का जो उत्तरदायित्व था, मतलब कहने का मतलब जी, ये पूना का जो उत्तरदायित्व था उन्होंने पूरी तरह से संभाला, और काफी अच्छे तरह से संभाला, जो इतिहास में काफी प्रचलित माना गया। इसके पूर्व शिवाजी ने स्थानीय लोगों का संगठन बनाया, किलों को जीतने का काम प्रारंभ किया। जब ये सिंहासन पर बैठे, मतलब जब इन्होंने अपनी सत्ता को संभाला, और दादा कोणदेव की मृत्यु के पश्चात इन्होंने अपने राज्य की जागीर को संभाला, और उसके बाद इन्होंने एक अपनी स्थानीय लोगों की, मतलब अपने वहां के स्थानीय लोगों की एक अच्छी तरह से एक संगठन बनाया, और किलों को जीतने की रणनीतियां बनाई। 1643 में सर्वप्रथम बीजापुर में सिंहगढ़ किले पर अधिकार किया। 1643 में इन्होंने बीजापुर के किले को जीता, बीजापुर के सिंहगढ़ के किले पर अपना अधिकार किया और उसे जीता। 1646 में तोरणा के किले को जीता। तोरणा का किले माना जाता है जैसे इन्हें बीजापुर के किले पर अधिकार किया और उसके सिंहासन मतलब बीजापुर के सिंहारगढ़ किले को जीता था इन्होंने 1643 में। पर उससे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अगर इनका कोई किला अगर जीता माना जाता है तो वो माना जाता है तोरणा का किला।
1646 में, 43 के बाद इन्होंने 1646 में तोरना का किला जीता था। पर तोरना का किला इनका सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा विजित किला माना जाता है, वो माना जाता है तोरना का किला। बताया जाता है तोरना की किले की दीवार काफी बड़ी थी और उसको जीतना काफी मुश्किल था। इन्होंने एक एक नई नीतियां बनाई, काफी चीजों को जीता। जिस तरह से शिवाजी में बताया जाता है उस तरह से इन्होंने जीत कर उस किले को विजित किया, जो किला अपने आप में जीतना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल था। इसलिए इनको इनकी जो युद्ध थे और जो किलों को जीतने की प्रक्रिया थी उसमें तोरना का किला सबसे फेमस माना जाता है, जो उन्होंने 1646 में जीता। 1648 में शिवाजी ने पुरंदर के किले में नीलोजी नीलकंठ से जीता। मतलब 1648 में इन्होंने एक किला जीता है पुरंदर का, वो नीलोजी नीलकंठ से जीता, जब वहां के शासक थे नीलोजी नीलकंठ। और नीलोजी नीलकंठ से इन्होंने 1648 में पुरंदर का किला जीता। ये बताया जाता है कि शिवाजी ने पुरंदर का किला कब जीता, 1648 में जीता। किससे जीता? नीलोजी नीलकंठ से जीता। ये इनके किलों के जो जीतने की जो मतलब जो प्रक्रिया है उसको याद रखना आवश्यक है, क्योंकि शिवाजी से ज्यादातर ऐसे किले ही जीतने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने साम्राज्य में सबसे ज्यादा किले जीते, क्योंकि राज्य को स्थापित कर रहे थे और राज्य को स्थापित करने के लिए, साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं आसपास के किलों को जीतना बहुत आवश्यक था। आसपास के क्षेत्रों में उनका साम्राज्य होना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसलिए उन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए एक नीति अपनाई कि सबसे ज्यादा किलों को जीता जाए, और जो जहाँ के वो किले जीतेंगे तो वहां के राज्य को भी जीतेंगे और वहां के राज्य पर शासन भी करेंगे। इसलिए उनके किलों से जीतने की जो क्वेश्चन है वो ज्यादा तरह से पूछे जाते हैं। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 में इन्होंने क्या करा, रायगढ़ एक जगह थी उसको अपनी राजधानी घोषित कर दिया। मतलब इन्होंने कहा कि अगर हमें राज्य करना है तो राजधानी तो बनानी ही पड़ेगी। तो इन्होंने कहीं ना कहीं किलों को जीता। इस टाइम तक 1656 तक ये काफी किले जीत चुके थे, फेमस किले जो मैंने कुछ आपको 2-4 बताए हैं, और उससे भी ज्यादा इन्होंने कई छोटे मोटे किलों को, छोटी मोटी सत्ताओं को जीता, छोटे मोटे राज्य को अपने राज्य में मिलाया। और 1656 में इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने आसपास के क्षेत्र को और लोगों में इन्होंने एक अलग ही मतलब धार्मिक चीजों को लेकर, स्वतंत्रता को लेकर एक अलग ही उत्साह पैदा कर दिया था और एक अच्छी खासी अपनी सत्ता को स्थापित कर चुके थे। इसके पश्चात 1656 में इन्हें रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लिया। मतलब शासन करने के लिए इन्हें रायगढ़ को राजधानी चुना और उन्होंने कहा कि यहाँ से शासन करना कहीं ना कहीं आसान होगा। शिवाजी व मुगलों का प्रथम संघर्ष 1657 में हुआ, जब शिवाजी की ओर से उन्होंने मुगल क्षेत्रफल पर हमला किया, अपने आसपास के सभी क्षेत्रों को जीता। पूना से शुरुआत की और बीजापुर और क्या कहते हैं और आसपास के जितने भी तोरना, रायगढ़ का किला और पुरंदर का जो किला था वो जीता नीलोजी नीलकंठ से। और इन्होंने ये सब जीतने के बाद, इसके बाद इन्होंने मुगल साम्राज्य में कहीं ना कहीं ये समझ लो कि मुगलों के राज्य में इन्होंने एंट्री कर दी। मुगलों के राज्य को भी इन्होंने जीतना चाहा और उसमें 1657 में सबसे पहले इन्होंने शिवाजी की ओर से मुगलों के क्षेत्रफल पर हमला हुआ। मतलब जहां मुगलों का क्षेत्रफल था उस पर इन्होंने सबसे पहले हमला किया। उन्होंने कहा कि हमें ये छोटे छोटे जो राज्य है जो मुगलों के कब्र में है उनको भी हमें कहीं ना कहीं जीतना चाहिए, और उनको जीतने के लिए मुगलों के क्षेत्र में अपनी एंट्री शुरू कर दी। अब जब मुगलों के क्षेत्र में एंट्री शुरू करी तो उस टाइम औरंगजेब का शासन चल रहा था। दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब बैठा था। औरंगजेब मुगल वंश का अंतिम तो कह सकते हैं, क्योंकि प्रथम मुगल काल का ये पूर्व मुगल काल, जैसे अपन मुगल काल को 2 पार्ट में बताया ना, उत्तर मुगल काल और मध्य मुगल काल। तो पूर्व मुगल काल में ये माना जाता है सबसे शक्तिशाली अगर कोई उस टाइम तक व्यक्ति था तो औरंगजेब था। जब शिवाजी का शासन चल रहा था तब औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर था। और जैसे मैंने बताया कि 1657 में इन्होंने मुगलों की राजधानी, मतलब मुगलों की जो राजधानी नीति जो चीजें थी उनको जीतने की इन्होंने शुरुआत कर दी थी, और उस टाइम औरंगजेब शासन था। तो 1660 में औरंगजेब ने अपने मामा
साई इस्तव खा को शिवाजी के दमन हेतु भेजा। मतलब शिवाजी का जो विद्रोह चल रहा था, उनके विद्रोह को दमन करने के लिए जो वो जीतना चाहते थे, तो औरंगजेब ने अपने मामा को भेजा। साई इस्त खान ने पुणे पूना सहित शिवाजी के कई किलों पर कब्जा कर लिया। मतलब उनको औरंगजेब ने अपने मामा को भेजा, जिसका शाही इस्तेखान नाम था, और उसने पूना के साथ साथ कई जगहों पर अपना कब्जा कर लिया, क्योंकि शिवाजी ने उस टाइम सत्ता स्थापित ही की थी और औरंगजेब का काफी लंबे टाइम तक शासन था। काफी लंबे टाइम तक मुगल वंश से जो संस्थाएं चली आ रही थी, तो ये कहीं ना कहीं समृद्ध थे। फिर भी शिवाजी, मैंने बताया जब औरंगजेब पढ़ाया था, तभी मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब शिवाजी के लिए एक उसकी जिंदगी का, या समझ लो उसकी मार्ग का एक बहुत बड़ा कांटा थी। शिवाजी जितनी चीजों को औरंगजेब जितनी चीजों को शिवाजी से जीतता, शिवाजी उन्हीं चीजों को औरंगजेब से वापस जीत लेते। जैसे कुछ जीते हुए किले जो शिवाजी ने औरंगजेब को दिए, वो किले शिवाजी से आज औरंगजेब की कैद से आजाद होने के बाद शिवाजी ने पुनः जीत लिए। क्योंकि जब औरंगजेब ने शिवाजी को गिरफ्तार किया, तो उसने अपने विजित किए गए कुछ किलों को दिया था औरंगजेब को। फिर जब शिवाजी उसकी कैद से भागने में सफल हुए, तो उसने वो किले, शिवाजी ने वो किले दोबारा से जीत लिए। अगर औरंगजेब के लिए कोई व्यक्ति उसके मार्ग का सबसे बड़ा कांटा बना हुआ था, तो शिवाजी बना। शिवाजी और औरंगजेब में कांटे की टक्कर थी, तब शिवाजी ने इतना बड़ा राज्य स्थापित कर पाया था। किले पर कब्जा किया। 1663 मतलब 1663 में शिवाजी ने रात्रि के समय साई इस्तेखा को पूना स्थित शिवनेर पर हमला कर दिया। इस्तेखा को पता था कि इस्तब खा को जान बचाकर भागना पड़ा, जबकि इनका पुत्र फतेह मारा गया। मतलब शिवाजी के जो मामा थे, उन्होंने रात्रि के समय क्या किया, शिवाजी का एक किला था पुणे के शिवनेर किले पर हमला किया। और इस्तब खां को ये पता था कि कहीं ना कहीं हमें यहाँ से अपनी जान बचाकर भागनी पड़ेगी, तो ये उस समय अपनी जान बचाकर वहां से भागा। क्योंकि उस समय मराठाओं की जो सेना थी वो काफी अच्छी सी हो चुकी थी, और इस्तब खां अपनी जान बचाकर तो वहां से भाग आया। और उसका पुत्र फतेह कहीं ना कहीं इस विद्रोह मतलब इस विवाद में मारा गया। और इससे औरंगजेब ने, इसके बाद औरंगजेब को क्रोध आया, तो औरंगजेब ने क्रोधित होकर इस्तब खां को बंगाल भेज दिया। मतलब इस हार से औरंगजेब की कहीं ना कहीं, इस जो हार हुई थी इस्तब खां की, उससे कहीं ना कहीं औरंगजेब को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा मराठाओं से। और इस हार के कारण वो क्रोधित हो गया और उसने अपने मामा इस्तब खां को बंगाल भेज दिया गया। और इस्तब खां का जो पुत्र था फतेह खां, वो तो उस विवाद में मारा गया। 1664 में शिवाजी ने सूरत को लूटा। मतलब 1664 में शिवाजी ने सूरत लूटा, जिसका जिसका विवरण अंग्रेज व्यापारी जॉन अक्सर ने दिया है। मतलब 1664 में शिवाजी ने किसको लूटा, सूरत को लूटा। और सूरत में जो लूटा, उसका जो विवरण दिया था, वो एक अंग्रेज व्यापारी था, क्योंकि सूरत व्यापार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बना हुआ था। जिस समय ये शासन कर रहे हैं, उस समय सूरत में व्यापारिक कंपनियां भी स्थापित हो चुकी थी। व्यापार क्षेत्र में सूरत का सबसे बड़ा स्थान था, व्यापारिक दृष्टि से सूरत को जाना जाता था। और उस समय एक जॉन अक्सर का जो अंग्रेजी व्यक्ति था, उन्हें शिवाजी के बारे में बताया कि इस टाइम तक, इस समय शिवाजी ने, मतलब 1664 में शिवाजी ने सूरत को जीता था। 1665 में औरंगजेब ने अपने प्रभावशाली राजपूत सरदार जयसिंह को शिवाजी के खिलाफ भेजा। मतलब उसके जो मामा थे इस्तब खां, वो तो हार चुके थे, और उनके पुत्र फतेह खां की मृत्यु हो गई थी, और उनको हारने के बाद उसने उन्हें बंगाल भेज दिया गया था। अब इसके बाद मराठाओं का विवाद शिवाजी के लिए, मतलब मराठाओं का जो विवाद था, वो औरंगजेब के लिए बढ़ता ही जा रहा था। अब इस विद्रोह को उसे दबाना बहुत आवश्यक था, तो उसने कहीं ना कहीं ये सोचा कि इस विद्रोह को दबाने के लिए कहीं ना कहीं इनके ही व्यक्ति को भेजा जाए। इस चीज से उसे ऐसा लगा कि शायद इस चीज का प्रभाव पड़ेगा। तो 1665 में उसने अपने प्रभावशाली राजपूत, मतलब थे वो राजपूत, पर औरंगजेब के काफी प्रभावशाली था,
जैसे बताया जाता है मुगल काल में, मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था कि मुगल काल में राजपूतों का बहुत बड़ा योगदान रहा। अकबर के बाद तो ज्यादातर से राजपूत हर मुगल वंश में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पद पर तो रहे ही। तो औरंगजेब के पद पर जो राजपूत जो सरदार थे उनका नाम था जय सिंह। तो जय सिंह को शिवाजी के खिलाफ भेजा, युद्ध करने के लिए भेजा या संधि करने के लिए भेजा, पर जय सिंह को शिवाजी के खिलाफ कहीं ना कहीं उसने भेजा। जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर के किले में आत्मसमर्पण करने के लिए विवरण किया। मतलब जय सिंह ने शिवाजी को मनाया और उन्होंने कहा कि पुरंदर के किले में आप औरंगजेब से मतलब आत्मसमर्पण कर लो, मतलब पुरंदर के किले पे आप आत्मसमर्पण कर लो, मतलब आप खुद ही पेश हो जाओ उसके दरबार में, इसे बोलते हैं आत्मसमर्पण। तो आप आत्मसमर्पण कर लो। आत्मसमर्पण करने के लिए शिवाजी मान गए जय सिंह के कहने पर इसके बाद औरंगजेब उन्हें बंदी बना लेगा। इसके फलस्वरूप शिवाजी जय सिंह के बीच 1665 में पुरंदर की संधि हुई और इसको नाम दिया गया पुरंदर की संधि। मतलब 1665 में शिवाजी और जय सिंह के बीच जो हुई उसको पुरंदर की संधि का नाम दिया गया। क्या कहा गया इसको? पुरंदर, क्योंकि पुरंदर के किले में इन दोनों की संधि हुई और शिवाजी आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो गए थे। तो इस संधि जय सिंह के कहने पर तो इस संधि को आगे चल के पुरंदर की संधि के नाम से जाना गया। तो क्वेश्चन बनता है कि पुरंदर की संधि कब हुई? तो 1665 में पुरंदर की संधि हुई। इस संधि में शिवाजी को अपने विकसित क्षेत्र 23 महत्वपूर्ण किले मुगलों को देने पड़े। वह 12 कम महत्वपूर्ण किले उनके पास बचे। अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में मनसबदार बनने पर राजी होना पड़ा। मतलब उनका जो पुत्र था उसको मुगल दरबार में मनसबदार का पद पर राजी, मतलब मनसबदार के पद पर होने के लिए कहीं ना कहीं राजी होना पड़ा, क्योंकि औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बना लिया था और उनसे विजित करे हुए किले भी जीत लिए थे, जो उनके 23 महत्वपूर्ण किले थे। मैंने कहा शिवाजी ने बहुत किले जीते थे, तो उनके 23 महत्वपूर्ण किले थे जो उनको औरंगजेब को देने पड़े और 12 कम महत्वपूर्ण किले थे जो कहीं ना कहीं उनके पास बचे। पर यही कम महत्वपूर्ण किले आगे चल के उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आगे जब वो औरंगजेब की कैद से आजाद होंगे तो यही किले और यही महत्वपूर्ण किले की संस्था मिलकर कहीं ना कहीं जो किले उन्होंने औरंगजेब को दिए उनको जीतने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और उनके जब उनको बंदी बना लिया तो उनके पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में एक पद पर नियुक्त किया गया या एक पद पर रखा गया, उसको मनसबदार के पद पर नियुक्त किया गया और उस पद पर रहने के लिए कहीं ना कहीं वो उनको राजी होना पड़ा तथा स्वयं को मुगल दरबार में उपस्थित होने को सहमत हुए। मतलब वे स्वयं को भी मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए सहमत हो गए और कहीं ना कहीं औरंगजेब के सामने उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया। 1663 में मतलब 1666 में शिवाजी जय सिंह के आश्वासन पर औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा गए। जय सिंह ने शिवाजी को मनाया, उनके आश्वासन पर मतलब उनके आश्वासन से राजी होकर औरंगजेब से मिलने के लिए जय सिंह के कहने पर शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा गए, जहां उनके साथ तृतीय श्रेणी के मनसबदार की तरह व्यवहार किया गया। मतलब दरबार में कोई विशेष इज्जत या मान सम्मान नहीं दिया गया, तृतीय श्रेणी के मनसबदार की तरह व्यवहार किया गया। इससे उन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस किया और वो दरबार से उठकर चले गए, मतलब यहाँ पर चले आए। हुआ क्या, जब जय सिंह ने अपने आश्वासन पर मतलब अपने विश्वास पर शिवाजी को औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा के किले में भेजा, तो वहां पर उनको उस दरबार में एक तृतीय श्रेणी के मनसबदार की तरह व्यवहार किया गया और इस व्यवहार से कहीं ना कहीं उन्हें अपमानित महसूस हुआ और जब उन्हें अपमानित महसूस हुआ तो वो औरंगजेब के दरबार से चले आए। पर जब वो औरंगजेब के दरबार से चले आए तो औरंगजेब को कहीं ना कहीं उसे ये अपना अपमान महसूस हुआ, तो उसने शिवाजी को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। मतलब उसने कहा कि यह मेरे दरबार से चला गया, मतलब मेरा अपमान करके ये व्यक्ति मेरे दरबार से चला गया, क्योंकि उस समय औरंगजेब का बहुत बड़ा सत्ता थी
और शिवाजी को ऐसा महसूस हुआ कि इसने मुझे मान सम्मान एक मनसबदार की तरह दिया, एक मामूली तृतीय श्रेणी के मनसबदार की तरह मुझे इज्जत दी, तो उनका भी अपमान हुआ। अपमान, दोनों ने अपना अपना अपमान समझा, और कहीं ना कहीं अपमान, वो किले से चले आए तो कहीं ना कहीं औरंगजेब का अपमान हुआ, और औरंगजेब ने उन्हें सम्मान नहीं दिया तो शिवाजी का अपमान हुआ। और यही अपमान कहीं ना कहीं उन्हें बंदी बनाने का और उनके विजित किए गए किलों को देने का कारण बना, क्योंकि बंदी बना लिया तो उनकी कैद में रखा। फिर उनके पुत्र को एक मामूली मनसबदार का पद दिया, और इस पद को लेने के लिए कहीं ना कहीं संभाजी को राजी होना पड़ा, क्योंकि उस समय शिवाजी उनकी कैद में थे। इससे औरंगजेब ने अपना अपमान समझा, जिसे मैंने कहा शिवाजी का उनके दरबार से चले आना औरंगजेब ने अपना अपमान समझा। शिवाजी तथा उनके पुत्र को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, जैसे मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया कि इसने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इसने कहा कि यह व्यक्ति मेरे दरबार से चला गया और मैं इसे गिरफ्तार करने का आदेश देता हूं। तो उनके पुत्र को और शिवाजी को दोनों को गिरफ्तार कर लिया, पर उनके पुत्र को एक मनसबदार के पद पर रखेगा। उन्होंने आगरा के जयपुर भवन में रखा, मतलब आगरा के किले में एक जयपुर भवन था, उसको जय भवन के नाम से भी जाना जाता है, पर तो लगा दिया, पर उसे जय भवन के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर शिवाजी को इसने बंदी बनाकर रखा, मतलब बंदी बनाकर रखा पर कारावास में नहीं रखा, क्योंकि शिवाजी के पास उस समय सत्ता थी और काफी अच्छे किले थे उनके पास, जो कहीं ना कहीं उसने एक संधि के थ्रू एक बंदी बनाकर, एक ये समझ लो कि बंदी बनाकर एक मतलब राज्य को जीतने या फिर गलत तरीके से कि राज्य में विवाद करने की धमकी दी, इसलिए कहीं ना कहीं शिवाजी को अपने विजित किले जीतने पड़े, पर उनको जय भवन में रखा गया। लेकिन शिवाजी तथा उनके पुत्र एक योजना के तहत मिठाई के कटोरे में बैठकर भागने में सफल रहे। बताया जाता है, कहीं बताया जाता है कि मिठाई के कटोरे में बैठकर भागने में सफल रहे, कहीं बताया जाता है कि फूलों के कटोरे में बैठकर भागने में सफल रहे। कहने का मतलब ये है कि शिवाजी अपनी योजना की नीतियों के कारण, अपनी रणनीतियों के कारण कहीं ना कहीं औरंगजेब के दरबार से भागने में सफल रहे। दोनों भागे, उनके पुत्र और शिवाजी खुद। पर बाद में उन्होंने योजना बनाई और जो किले दिए थे वो बाद में जीते। 1667 मतलब 67 में औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की। मतलब इसके बाद औरंगजेब ने कहा कि कहीं ना कहीं शिवाजी के साथ विवाद बढ़ता जा रहा था, विद्रोह बढ़ता जा रहा था, वो भी समझ रहे थे कि ये कहीं ना कहीं मेरे विवाद का कारण बना हो, इसलिए उसने आगे चल के शिवाजी को एक उपाधि दे दी, राजा की उपाधि। शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की किसने? औरंगजेब ने। 1667 से 1669 तक उन्होंने अपने साम्राज्य को संगठित कर लिया। जब उसने राजा की उपाधि दी तो उसके बाद 67 से 69 तक शिवाजी ने अपने आप को कहीं ना कहीं, अपने साम्राज्य को कहीं ना कहीं संगठित कर लिया। उन्होंने कहा कि अब हमें अपने जो साम्राज्य, जो हम राज्य दिए हैं, कहीं ना कहीं उनको जीतना है, और एक सभा संगठित कर ली। 1670 में पुरंदर की संधि हुई। 1617 में एक संधि हुई, उसको नाम दिया जाता है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि बहुत फेमस मानी जाती है। 1670 ईस्वी में जो एक संधि हुई थी वो हुई थी पुरंदर की संधि। और पुरंदर की संधि, पुरंदर के किले, पुरंदर का विजित किया हुआ राज्य शिवाजी के शासनकाल में बहुत फेमस माना गया। तो पुरंदर की संधि का उल्लेख करते हुए उन्होंने मुगलों को दिए 23 किले में से अधिकांश किले को पुनः जीत लिया। मतलब उन्होंने 23 जो किले दिए थे उन अधिकांश किले को उसने पुनः से विजित कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं पुनः से इन किलों को जीतूंगा। कहीं ना कहीं जो किले जीतने में वो सफल हुए, क्योंकि जब उसकी कैद से निकल गए पर उसने, औरंगजेब ने मजबूरन उनको राजा की उपाधि दी और उन्होंने औरंगजेब को जो किले दिए थे उनको जीतने की योजना बनाई। जैसे मैंने बताया था, पहले ही बताया कि 23 जो फेमस किले थे वो दे दिए थे, 12 किले उनके पास कम फेमस बचे हुए थे, पर यही 12 किले आगे चल के उनकी सेना बनने में और उनको 23 किले वापस दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका रखते थे। 1670 में सूरत को एक बार पुनः लूटा। 1670 में इन्होंने क्या किया? पहले इन्होंने सूरत को लूटा, फिर इसके बाद 1670 में उन्होंने सूरत को पुनः लूटा। सूरत को लूटने का दो कारण था। एक कारण नहीं था, उन्होंने सूरत को इसलिए नहीं लूटा था क्योंकि सूरत कहीं अलग था। सूरत उस समय राज्य का ही हिस्सा बना हुआ था,
भारत में ही था, अलग से नहीं था। सूरत में अंग्रेजी व्यापारिक बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, इसलिए उन्होंने सूरत को लूटा। और औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच जो संबंध स्थापित हो रहे थे काफी कम, जैसे मैं आपको जब ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ाऊंगी तब भी शिवाजी का और औरंगजेब का जिक्र करूंगी। कंपनियां जब भारत में स्थापित हुई, किस तरह से आई, तब ये सब चीजें आपको दोबारा से सुनने के लिए मिलेंगी, क्योंकि उसमें कंपनियों के, मैं आपको इसमें कंपनियों के बारे में नहीं पढ़ा रही, पर मैं उसमें आपको जब ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह पढ़ाऊंगी, आधुनिक भारत में जब अपन चलेंगे तो इन सब चीजों को अपन दोबारा पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि एक व्यापारिक चीजें अगर स्थापित हो चुकी, अपनी तरफ से उन्होंने पूरा योगदान दिया कि हमारे देश में ऐसे कोई भी अलग सत्ता का राज्य नहीं रहना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज स्थापित नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं सूरत को लूटा। इसलिए उन्होंने सूरत को 2 बार लूटा, बताया जाता है 2 बार तो महत्वपूर्ण तरीके से लूटा। कईयों बार सूरत पर हमला किया होगा उन्होंने, कईयों बार गलत व्यापारिक चीजों को, गलत तरह की जो चीजें अपनाई जा रही थी, जो चीजें मिलाकर जो व्यापार किया जा रहा था, उस व्यापार को बंद करने के लिए कई बार प्रयास किए, पर ये 2 महत्वपूर्ण बार लूटा। एक बार 1670 से पहले भी लूटा और दूसरी बार उन्होंने 1670 में दोबारा फिर लूटा। 1664 में शिवाजी ने रायगढ़ के किले में अपना राज्य अभिषेक कराया। 1664 में जब उन्होंने अपनी राजधानी बना ली थी, 1665 में, उससे पहले उन्होंने राजगढ़ के किले में अपना, मतलब रायगढ़ के किले में उन्होंने अपना राज्य अभिषेक कराया। बताया जाता है शिवाजी का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। पुणे में भी हुआ था, जब पुणे में उनके पिता की मृत्यु हो जाएगी तो इसके बाद जब वो पुणे की गद्दी पर बैठेंगे तो वो तब भी कहीं ना कहीं उनका वहां पर राज्य अभिषेक होगा। उसके बाद उन्होंने उनका दूसरी बार राज्य अभिषेक रायगढ़ में हुआ था। हिस्ट्री में कई ऐसे राजा रहे हैं जिनका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ है। एक बार राज्य अभिषेक उनका वहां होता था जो जागीर कहीं ना कहीं उन्हें अपने पिता से प्राप्त होती थी, जहां उनके पिता का शासन था। जो जागीर उनको पैतृक तरीके से दी जाती थी तो उस गद्दी पर बैठते थे, तो वो भी उनका राज्य अभिषेक वहां पर होता था, वो भी राज्य अभिषेक माना जाता था। वो एक पैतृक जागीर की तरह राज्य अभिषेक माना जाता था। इसके बाद जब वो जीतते थे, अपना साम्राज्य को बड़े तरीके से स्थापित कर लेते थे, और जब वो दूसरी जगह अपने राज्य को चलाने के लिए एक नई राजधानी बनाते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि हम राजधानी यहाँ से शासन करने में, कहीं ना कहीं सारे राज्यों को संभालने में असफल है, तो दूसरी जगह अपनी राजधानी बनाते थे। जब वहां पर राजधानी बनाने के लिए वो किसी एक क्षेत्र में स्थापित होते थे, या यहाँ हम व्यवस्थित तरीके से रहेंगे, तो वहां पर भी वो अपना राज्य अभिषेक कराते थे। तो उनका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। एक बार उनकी पैतृक जागीर थी पुणे में, वहां पर हुआ, और दूसरी बार राज्य अभिषेक उनका रायगढ़ में हुआ। इनका राज्य अभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान शिवेश्वर, इनका जो राज्य अभिषेक किया था वो काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे शिवेश्वर, शिवसेवर गंगा भट्ट द्वारा किया गया। उन्होंने छत्रपति देवधर्म हुआ कर एवं ब्राह्मण प्रतिपालन की उपाधि धारण की। कहने का मतलब जी है कि शिवाजी का जब दूसरी बार राज्य अभिषेक किया गया तो उन्हें छत्रपति की उपाधि प्रदान की गई। छत्रपति शिवाजी के नाम से उन्हें आगे जाना जाएगा। जो अभी तक शासन कर रहे थे उपाधि से पहले, वो शिवाजी के नाम से कर रहे थे। जैसे इन्होंने राजधानी स्थापित की, राजधानी स्थापित करने के बाद काशी के प्रसिद्ध विद्वान शिवसेवर ने उनका राज्य अभिषेक किया, और उसके बाद उन्हें छत्रपति की उपाधि प्रदान की, और आगे चल के इतिहास में उन्हें छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाएगा। और महाराष्ट्र में उन्हें छत्रपति शिवाजी के नाम से पूजा जाता है, माना जाता है। लेकिन शिवाजी तथा उनके पुत्र एक योजना के तहत मिठाई के कटोरे, जैसे मैंने आपको औरंगजेब की स्लाइड में पहले बता दिया है, मतलब मिठाई के कटोरे से भागने में सफल हुए, तो इस स्लाइड दोबारा रिपीट हुई। 1667 में औरंगजेब और शिवाजी ने राजा की उपाधि प्रदान की, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। और 1667 से 1669 तक उन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित कर लिया था, जो अपन पहली स्लाइड में पढ़ चुके हैं। इस संधि में शिवाजी ने अपने आप को विकसित क्षेत्र 23 किले जो उनके बहुत ज्यादा विकसित थे, वो उनको कहीं ना कहीं देने, मतलब अंग्रेजों को देने पड़े, और कम महत्व किले उनके पास बचे। अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में मनसबदार का पद, जी अपन पहले स्लाइड पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पहले ही इन स्लाइडों के बारे में, उन सब चीजों के बारे में पहले बता दिया था स्टार्ट में जब करा था।
1664 मैंने पहले बताया, 1666 में शिवाजी ने सूरत को लूटा, जिसका विवरण जॉन अक्सन नाम के एक कार्य ने किया था। 1665 में औरंगजेब ने अपने प्रभावशाली राजपूत जय सिंह को शिवाजी के दरबार में भेजा। ये सारी स्लाइड हो चुकी है पहले। देखो, इसके बाद एक प्रसिद्ध विद्वान व्यक्ति थे, और एक प्रसिद्ध विद्वान व्यक्ति ने एक बात कही थी। ये बात उन्होंने, ये सर जादूनाथ सरकार करके, सूर्य जादूनाथ सरकार करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक बात कही थी। सर जादूनाथ सरकार ने इस पर कहा कि हीरे ने हीरे को काटा। किसके बारे में कहा था? औरंगजेब के बारे में कहा था। औरंगजेब और शिवाजी के बारे में सूर्य जादूनाथ सरकार ने एक बात कही थी कि हीरे ने हीरे को काटा। मतलब औरंगजेब उस समय मुगल गद्दी पर बैठा था, तो वो बहुत शक्तिशाली था, वो एक शक्तिशाली था, क्योंकि मुगल साम्राज्य काफी शक्तिशाली था। उसने अपनी सत्ता को स्थापित नहीं किया क्योंकि उसको वो सत्ता मिली थी। मुगल वंश का काफी लंबे टाइम तक, किसी शासन काल का इतने लंबे टाइम तक शासन चलता रहे, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। तो उस समय औरंगजेब भी प्रसिद्ध था, भाई उसे भी हीरा की उपाधि दी जाती है क्योंकि वो प्रसिद्ध था। और शिवाजी अपनी नीतियों के कारण, अपनी रणनीतियों के कारण एक हीरे की उपाधि प्रदान करने के लायक थे, क्योंकि उनकी जो योजनाएं थी, जो रणनीतियां थी, और जिस तरीके से वो शासन कर रहे थे, या फिर जिस तरीके से वो औरंगजेब से अपनी टक्कर का कारण बने थे, तो कहीं ना कहीं उनको भी हीरा कहा। तो दोनों को हीरा कहने का एक अलग कारण था। औरंगजेब अपनी शक्तिशाली सत्ता पर बैठा था, इसलिए हीरा था। शिवाजी ने अपनी नीतियों को, रणनीतियों को, और मराठाओं, मतलब इस तरह उभारा मराठाओं को, वो भी कहीं ना कहीं हीरा थे। तो इसीलिए एक व्यक्ति ने कहा, सर जादूनाथ ने, कि हीरे ने हीरे को काटा। मतलब दोनों अपने आप को हीरा समझते थे, दोनों ही प्रसिद्ध विद्वान थे, विद्वान मानते थे, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं था, और टक्कर की सत्ता चली। औरंगजेब और मराठाओं के बीच काफी संघर्ष रहा, इसलिए उन्होंने कहा कि हीरे ने हीरे को काटा। इस समय पश्चात शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान 1667 का कर्नाटक अभियान था। 1667 का उनका एक जो अंतिम अभियान था और महत्वपूर्ण अभियान था, वो था कर्नाटक अभियान। काफी लंबे तक शासन किया, तो शिवाजी की एज भी ज्यादा हो चुकी थी उस समय के टाइम तक। 1627 का जन्म और 1680 तक शासन रहा, तो व्यक्ति उस टाइम तक काफी ज्यादा एजेड भी हो चुका था, और फिर भी उन्होंने अपनी सत्ता को काफी अच्छी तरह से संभाला। उस समय जो शासन चल रहा था, उस समय अपने आप को इतना उभारना, अपनी नई सत्ता को स्थापित करना, जो इस टाइम तक उनके सामने एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा साम्राज्य था जो काफी टाइम से शासन कर रहा था, काफी अच्छी सत्ता को स्थापित कर रखा था, आसपास के क्षेत्रों को जीत रखा था। जैसे मैंने आपको मुगल वंश पढ़ाया, तो दक्कन में, दक्षिण में, पूरब में, काफी टाइम तक हर राज्य, हर दिशाओं में उनका शासन फैला हुआ था। उस समय शिवाजी ने अपने आप को इस तरीके से पेश किया, इस तरीके से साम्राज्य को चलाया, इस तरीके से सत्ता स्थापित की, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े काबिले तारीफ का कारण रहा, और ये बहुत बड़ी चीज रही उस समय, एक नए साम्राज्य का उदय होना और अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना। अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, पर स्वतंत्र घोषित करने के साथ साथ उन्होंने स्वतंत्र राज्य भी बनाए, और स्वतंत्र सत्ता भी बनाई, स्वतंत्र सेना भी बनाई, स्वतंत्र संगठन भी किया। इसीलिए तो शिवाजी को सबसे ज्यादा फेमस माना गया उस समय के टाइम पर। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी राष्ट्र निर्माता होने के साथ ही साथ एक योग्य शासक भी थे, राष्ट्रीय निर्माता थे, और राष्ट्रीय निर्माता होने के साथ साथ एक योग्य शासक भी थे। ये तो अपन ने जान ही लिया, क्योंकि इतनी बड़ी सत्ता के सामने टिके रहना भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। उनका राज्य अभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान शिवेश्वर गंगा भट्ट ने किया था, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया ही था। और इसके साथ साथ शिवाजी का अंत हो गया, और आगे चल के अपने शिवाजी के पुत्र संभाजी को पढ़ेंगे। आई होप मराठाओं की जो क्लास है, जो शुरुआत है, वो आपको अच्छी लगी हो। मैंने शिवाजी में पूरा कवर करने की आपको कोशिश की है, और पूरा ही शिवाजी पढ़ाया है। पूरा मैंने इसके साथ साथ शिवाजी का तो जिक्र किया ही, उनके बारे में तो बताया ही, पर शिवाजी का और औरंगजेब का जो काफी जिक्र था वो भी बता दिया। आगे अपन जब
ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ेंगे तो उसमें अपन शिवाजी की कंपनियों के बारे में भी, किस तरह से उन्होंने परमिशन दी, किस तरह से उन्होंने स्थापित की, वो अपन आगे आधुनिक भारत में जब पढ़ेंगे तो बाकी आप कंपनियों के बारे में जिक्र करेंगे। आई होप आपको जो उनके विजिट किए गए किले और उनकी रणनीतियाँ पसंद आई हों। समक्ष अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए समक्ष अकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब